तो देखो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्लास 9 का ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है। तो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया? लास्ट क्लास में सबसे पहले आपको ये बताया गया कि वृत्त होता क्या है, यानी सर्कल होता क्या है। सर्कल तो आपको पता है कि किस तरीके का दिखता है, लेकिन गणित में उसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। वृत्त पढ़ने के बाद हम लोग देखा केंद्र यानी सेंटर किसे कहते हैं, फिर रेडियस यानी त्रिज्या किसे कहते हैं यह भी देखा, फिर व्यास यानी डायमीटर, व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, डायमीटर क्या होता है यह भी हमने समझा, और फिर जीवा क्या होती है यह भी देखा। ठीक है, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। उसके बाद व्यास और त्रिज्या में जो काफी इंपॉर्टेंट चीज था, व्यास और त्रिज्या में एक रिलेशन भी पढ़ाया गया था। मतलब कोई भी वृत्त का जो व्यास होगा, व्यास जो होगा यह दो त्रिज्या से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं व्यास जो होगा दो गुना त्रिज्या होगा। और इसे किस तरीके से लिख के बताया गया था? यह बताया गया था कि व्यास जो है त्रिज्या का दो गुना होता है। तो व्यास अगर त्रिज्या का दो गुना होता है तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा, है ना। त्रिज्या व्यास का आधा होगा। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, है ना। ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, इतना सी। तो अभी क्या करते हैं, इस पे आधारित एक काफी इजी सा एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी आपके सामने दिख रहा है ना, और आपको आंसर पता ही है कहाँ करना है। कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में जाओगे और पोल सेक्शन में जाकर आंसर करोगे। और काफी कम समय है आपके पास। देखो अब पोल में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखो, अगर वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी जा रही है, अगर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसमें दिया गया है वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है उसकी लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। चलो, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझे हो तो बिना कॉपी पेन के आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें। अच्छा, काफी कम बच्चों के आंसर की हुआ है, काफी कम आंसर आए हैं। तो जल्दी से आंसर करें सभी लोग। अगर पोल सेक्शन आता है तो आंसर जरूर किया करो, पोल सेक्शन में जाओ और आंसर करो। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5 सेकंड में पोल को एंड करेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर त्रिज्या व्यास जीवा की लंबाई दी गई है, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या बताना है। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखो, अब चैट सेक्शन ओपन है, चैट में भी अब आप आंसर लिख सकते हो। तो अगर क्या दिया गया है, सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो आपसे त्रिज्या की लंबाई पूछी जा रही है। अब अभी भी क्लास शुरू होने के पहले आपको मैंने पूछा क्या, सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? किसी भी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, यानी उसे ही हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर यानी व्यास की लंबाई आपसे दी गई है, डायरेक्ट ना लिख के यह लिखा गया है सबसे बड़ी जीवा की लंबाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें व्यास की लंबाई यानी डायमीटर की लंबाई दी गई है। व्यास की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया गया, व्यास जो होता है त्रिज्या का दो गुना होता है ना। तो अगर व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा। तो हम क्या कहेंगे, त्रिज्या की जो लंबाई होगी, आप दो तरीके से कर सकते हो। त्रिज्या की लंबाई होगी तो डायरेक्ट कर सकते हो, व्यास का आधा होगा, है ना, व्यास का आधा होगा। हम कह सकते हैं 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? आया ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसका व्यास का आधा हो जाएगा। और यहाँ व्यास सीधे नहीं लिखा है, लिखा गया है सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा ही व्यास होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान था, जिसका आंसर ऑप्शन ए था। अब हम लोग क्या करते हैं, आज की फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। आज के फर्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, कोई एक बच्चा अजय सिंह, आप अपना माइक बंद रखेंगे, माइक कोई भी ऑन नहीं रखेगा। चलो देखो, तो अगला जो टॉपिक है हमारा, आज का पहला टॉपिक है अभ्यंतर और बहिर्भाग। मतलब किसी भी वृत्त का अभ्यंतर किसे कहते हैं और बहिर्भाग किसे कहते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर किसे कहते हैं। हिंदी में अभ्यंतर बहिर्भाग कहते हैं, इंग्लिश में इंटीरियर और एक्सटीरियर कहते हैं। तो
अगर कोई भी वृत्त हम बनाए, जैसे आप अपने कॉपी पर एक वृत्त बना के देखो, तो अपने कॉपी पे आप अगर एक वृत्त बनाओगे तो इस तल को, तल मतलब सतह, पिछले क्लास में ये पढ़ाया गया था आपको, किसी भी तल किसको कहते हैं, आपके कॉपी का सतह, आपके ब्लैक बोर्ड का सतह, कोई भी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, तल कहते हैं। तो उस तल पर अगर आप कोई भी वृत्त बनाओगे तो वृत्त जो होगा उस तल को 3 भागों में बांटता है ना। उस वृत्त को कितने भागों में बांटेगा, 3 भागों में बांटेगा। पहला भाग होता है वृत्त का अंदर का भाग, जिसे हम वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं। बहिर्भाग मतलब वृत्त के बाहर का भाग। और तीसरा भाग वृत्त होता है, मतलब अगर देखो, ये जो वृत्त के अंदर का भाग आपको दिख रहा है, इस अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, वृत्त का अभ्यंतर कहते हैं। ठीक। अगर मैं कोई बिंदु बनाऊं तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, बिंदु पी वृत्त के अंदर दिख रहा है या बाहर दिख रहा है, ये बताओ। चैट सेक्शन में लिखकर बताओ, अंदर दिख रहा है कि बाहर दिख रहा है, बिंदु पी वृत्त के अंदर दिख रहा है ना। तो आप कहोगे बिंदु पी जो है वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, यानी इंटीरियर में स्थित है ना। बिंदु पी जो हो गया, पॉइंट ए जो है वृत्त के इंटीरियर में है यानी अभ्यंतर में। अगर बाहर कोई बिंदु बनाओ, मान लो अगर कोई बिंदु क्यू मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। बिंदु क्यू क्या है, वृत्त के बाहर स्थित है। तो वृत्त के बाहर का जो भाग होगा, अगर मैं इस तरीके से कोई वृत्त बना दूं, तो ये जो वृत्त के बाहर का जो भाग है, तो बाहर के भाग को क्या कहते हैं, एक्सटेरियर यानी बहिर्भाग। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, बहिर्भाग, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सटेरियर। तो बिंदु क्यू कहाँ पर स्थित है, हम कहेंगे बिंदु क्यू जो है वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है। चलो, अब ये बताओ, अगर मैं कोई बिंदु एस, ठीक है, बिंदु एस यहां पर बना रहा हूं, तो बिंदु एस जो है वृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है, बिंदु एस जो है वृत्त के अंदर स्थित है या बाहर स्थित है। इस वाले की बात नहीं कर रहा हूं, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं सारी चीजें को इरेज कर दे रहा हूं और अभी बता रहा हूं। ये जो बिंदु दिख रहा है, बिंदु एस कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे बिंदु एस जो है ना ही वृत्त के अंदर है ना ही वृत्त के बाहर है, ये वृत्त पर ही स्थित है ना। तो हम कहेंगे बिंदु एस जो है वृत्त पर स्थित है, बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बीच में नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वृत्त पर स्थित है, ऑन द सर्कल। ठीक है, तो अगर 3 चीज होता है, वृत्त के अंदर का भाग बिंदु पी जो आपको दिख रहा होगा वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। दूसरा होता है वृत्त के बाहर का भाग, अगर बिंदु क्यू बाहर दिख रहा है तो आप कहोगे यह वृत्त के बहिर्भाग में स्थित है यानी एक्सटीरियर में स्थित है। और अगर कोई बिंदु एस इस तरीके से बना दिया जाए जो वृत्त के परिधि पर ही स्थित होगा, तो हम क्या कहेंगे, बिंदु एस ना ही अंदर है ना ही बाहर है, वृत्त पर ही स्थित है। तो हम क्या कहेंगे, बिंदु एस जो है वृत्त पर स्थित है। इतना समझ में आया ना, इतना समझ में आया नहीं आया बताओ। तो अब बताओ, कोई भी वृत्त किसी भी सतह को कितने भाग में बांटेगा, कोई भी वृत्त किसी सतह को कितने भाग में बांटेगा, 2 भाग में बांटेगा या 3 भाग में बांटेगा, 2 भाग में बांटेगा या 3, तो आंसर 3 होगा। कभी भी आपका 2 नहीं होगा, ऐसा मत सोचना कि एक अंदर का भाग और एक बाहर का भाग, 2 भाग नहीं होता, 3 भाग होता है, एक वृत्त भी होता है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताओ, किसी भी वृत्त का जो केंद्र होगा, केंद्र कहाँ स्थित होगा, वृत्त के अभ्यंतर में होगा, वृत्त पर होगा, या वृत्त के बहिर्भाग में होगा, ए बी या सी। वृत्त के अभ्यंतर में होगा, वृत्त पर होगा या बहिर्भाग में होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको ये बोलना है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र हमेशा वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होगा। वृत्त का केंद्र जो होगा वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होगा, अंदर में होगा। अच्छा, श्याम के नाम से जो बच्चा है, आप अपना माइक बार बार ऑन कर रहे हो, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। माइक हमेशा आपको बंद रखना है, कभी माइक नहीं ऑन करना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि बिंदु, हाँ एग्जाम में हमेशा आता है ऐसा क्वेश्चन कि वृत्त का जो केंद्र होता है कहाँ स्थित होगा, तो आप क्या कहोगे, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होगा, अंदर में स्थित होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना, आया ना। ये बताओ समझ में आया या नहीं आया सारी चीजें। ठीक है, चलिए, अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है चाप। ठीक है, चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पहला चीज तो ये नोट करो कि चाप को इंग्लिश में आर्क कहते हैं, दोनों ही चीज आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा चीज है लघु चाप और दीर्घ चाप, यानी माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो माइनर आर्क, मेजर आर्क, लघु चाप या दीर्घ चाप की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि चाप होता क्या है यानी आर्क होता क्या है। देखो क्या लिखा है, दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को चाप कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक वृत्त बनाऊं,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वृत्त, ठीक है, यह एक वृत्त दिख रहा है। अब इस वृत्त पर हम दो बिंदु लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु आपको दिख रहा है बिंदु पी, है ना, एक बिंदु दिखा बिंदु पी, दूसरा बिंदु दिख रहा है बिंदु क्यू। अब इस दोनों के बीच में जो वृत्त का भाग होगा, ठीक है, पहले ये देखो अगर मैं पी क्यू को मिला दूं तो इस वाले को आप क्या बोलोगे, पहले ये बताओ। अगर इस लाइन की बात की जाए तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। पी क्यू को क्या बोलेंगे, पी क्यू को आपको पता है कि पी क्यू को जीवा बोलेंगे यानी कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो इसे हम जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन ये जो पी क्यू है कोई वृत्त का भाग नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं इस भाग की बात करूं, बिंदु P और Q के ही बीच अगर मैं इस वृत्त की बात करूं, वृत्त के भाग, ये जो भाग आपको दिख रहा है ये पार्ट, है ना, तो इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को हम चाप कहते हैं, ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। ये समझ में आया, वृत्त के भाग को ही चाप कहते हैं, दो बिंदु के बीच वृत्त का जो भाग होगा उसे चाप कहेंगे। मतलब अगर कोई एक वृत्त इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, मान लो कोई एक वृत्त बनाया गया है। अब यह किस चीज से बना है, कोई भी तार से बना हुआ है, ठीक है, कोई भी तार या कोई भी वायर से बना हुआ है, किसी धागे से बना हुआ है। अब अगर हम इसे कट कर देते हैं, ठीक है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच हम इसे यहां से यहां तक काट देते हैं, ठीक है, तो आपको दो टुकड़ा दिखेगा। एक टुकड़ा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और दूसरा टुकड़ा कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो इन दोनों ही टुकड़े को क्या कहेंगे, दो बिंदु के बीच के जो वृत्त का भाग है, इन दोनों ही को हम चाप कहेंगे, इसे भी चाप कहेंगे और इसे भी हम चाप कहेंगे। ये समझ में आया। तो किसी भी वृत्त में दो बिंदु के बीच के भाग को क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे यानी चाप कहेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपने चाप को सीख लिया, इस वाले भाग को भी चाप कहेंगे, है ना, इस वाले भाग को भी चाप कहेंगे। तो नीचे में भी चाप दिख रहा है और ऊपर में भी आपको चाप दिख रहा है, ठीक है। अब देखो चाप कितने तरीके के होते हैं, तो चाप दो तरह के होते हैं, ठीक है, सभी चीज कॉपी में लिखते जाओगे। चाप कितने तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब अगर एक कोई भी चाप बनाए तो वृत्त को दो भाग में बांटेगा, है ना। अगर मैं कोई भी एक चाप बना दूं इस तरीके से, तो एक भाग मुझे इस तरीके से दिख रहा है, छोट इस तरीके से दिख रहा है ना, काले कलर का, और एक कलर में ब्लू हरे कलर का बना दो, ठीक है, तो एक भाग मुझे इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी चाप वृत्त को दो भाग में बांट रहा है। अब जो छोटा भाग होगा, ठीक है ना, एक भाग छोटा होगा और एक भाग बड़ा होगा। तो जो छोटा भाग होगा, यहाँ पर भी आपको इस इमेज को देखो, तो बिंदु P और Q, बिंदु P Q के बीच में अगर वृत्त के भाग की बात की जाए तो एक भाग तो ये वाला है और दूसरा भाग ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब एक भाग हमें दिख रहा है छोटा, है ना, ये भाग जो नीचे की तरफ दिख रहा है ये भाग आपको छोटा दिख रहा होगा, और जो ऊपर की तरफ जो भाग दिख रहा है ये वाले को क्या बोलोगे, यह बड़ा भाग दिख रहा है ना, हाँ या ना, ये आपको दिख रहा है एक छोटा एक बड़ा। तो जो छोटा भाग होगा उसे हम लघु चाप कहते हैं, ठीक है। तो जो छोटा भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु चाप, इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइनर आर्क, ठीक है। और जो बड़ा भाग होगा, जो बड़ा भाग होगा उसे क्या कहेंगे, जो बड़ा भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, बड़े वाले भाग को हम दीर्घ चाप यानी बेजर आर्क कहेंगे, ठीक है। तो बेजर आर्क और माइनर आर्क समझ में आ गया। बेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है। तो छोटे भाग को हम क्या कहेंगे, लघु चाप, और बड़े भाग को हम कहेंगे दीर्घ चाप। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो एक और उदाहरण देखो, अगर मैं इस तरीके से एक वृत्त बना लूं, तब यहाँ पर एक छोटा सा चाप मैं बना दूं, ठीक है। तो जो काले कलर का आपको जो भाग दिख रहा है दो बिंदु P और Q के बीच में, तो ये जो काले कलर का भाग दिख रहा है ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है। जो काले कलर का दिख रहा है भाग, इस वाले चित्र में आप देख के बताओगे जो पी क्यू दिख रहा है ये लघु चाप है या दीर्घ चाप है। तो ये आपको दिख रहा है कि ये छोटा भाग है तो ये लघु चाप होगा। अब अगर इस वाले भाग की बात की जाए, वृत्त का ही भाग है, दो बिंदु के बीच की वृत्त की जो भाग है, इस बड़े वाले भाग को आप क्या कहोगे, इस वाले को आप कहोगे दीर्घ चाप कहेंगे, है ना, इसे हम दीर्घ चाप कहेंगे यानी बेजर आर्क कहेंगे। इतना समझ में आया सभी को, है या ना, इतना समझ में आ गया। अब अगर इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया, तो अब देखते हैं कि अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम इसको नाम कैसे दें, किसको क्या कहते हैं, ठीक है, समझ में कैसे आएगा।
अब अगर मैं पी क्यू लिख दूं, तो पी क्यू अगर लिख दिया जाए तो यह चाप को दिखाएगा क्या? पी क्यू का मतलब चाप होगा क्या? इस वाले चाप को हम पी क्यू लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हाँ या ना? तो देखो पी क्यू नहीं लिख सकते। अगर आप पी क्यू लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर आप पी क्यू लिखोगे तो पी क्यू का मतलब क्या हो गया? पी क्यू का मतलब तो ये जीवा हो जाएगा ना। लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि दो बिंदु के बीच मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहेंगे। तो अगर मैं पी क्यू लिख दूं तो पी क्यू का मतलब तो जीवा हो जाएगा। अब ये तो परेशानी हो गई। ठीक है। अब इससे आपको पता चलेगा कि अब हम चाप को कैसे लिखेंगे, पता कैसे चलेगा कि हम इस चाप की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे। एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है, हम पी क्यू लिखकर इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, ये चिन्ह है। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो अगर पी क्यू लिखकर अगर हम इस तरीके से ऊपर में एक चिन्ह बना दें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि हम चाप की बात कर रहे हैं, जीवा की बात नहीं कर रहे, वृत्त के भाग की बात कर रहे हैं, रेखाखंड की बात नहीं कर रहे। इतना समझ में आया? अगर मैं कोई एक दूसरा उदाहरण लूं, एक वृत्त यहां पर बनाते हैं। ठीक है। अब एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर है, एक्स और वाई। अब अगर मैं एक्स वाई लिखकर इस तरीके से बना दूं तो इससे क्या पता चलेगा? हम एक्स वाई इस जीवा की बात नहीं कर रहे। अगर एक्स वाई लिख दोगे तब तो ये जीवा हो जाएगा, है ना। एक्स वाई लिखेंगे तो क्या होगा? जीवा हो जाएगा। एक्स वाई मतलब यह जीवा की बात की जा रही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स वाई लिखकर एक इस तरीके से सिंबल बना दूं, चिन्ह बना दूं, तो एक्स वाई का मतलब चाप हो गया। ठीक है। तो ये चिन्ह हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका ए बी लिखकर एक इस तरीके से चिन्ह बनाया गया मतलब ये चाप की बात की जा रही है। ठीक। ये चाप की बात की जा रही है। चलो, अब देखो एक और प्रॉब्लम है, एक परेशानी और है। अगर मैं आपको इस तरीके से लिख दूं, अगर मैं पी क्यू लिख दूं, तब आपको कैसे पता चलेगा कि हम ये दीर्घ चाप की बात कर रहे हैं या लघु चाप की बात कर रहे हैं? मतलब इस छोटे वाले भाग की बात कर रहे हैं पी क्यू, क्योंकि अभी बिंदु पी क्यू जो है इस वाले और इस पी क्यू के बीच में ही दीर्घ चाप भी है और लघु चाप भी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो पी क्यू की बात की जा रही है ये लघु चाप की बात की जा रही है या दीर्घ चाप की बात की जा रही है? तो देखो इसका नाम देने का एक तरीका है। तो इसको नाम कैसे देते हैं? जब भी आपको दीर्घचाप दिखाना हो, जब भी आपको दीर्घचाप का नाम दिखाना हो तो आप क्या करेंगे? दीर्घचाप पे एक बिंदु बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर मुझे इस वाले चाप को दिखाना हो, दीर्घचाप को, तो हम दीर्घचाप पे कोई भी एक बिंदु बना देंगे बीच में कहीं पर। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु दिख रहा है, बिंदु आर, है ना। अब बिंदु आर बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे? पी आर क्यू, ऐसे लिखकर तीन बिंदु बनाकर इस तरीके से लिख देंगे। तो इसका मतलब हुआ पी आर क्यू क्या है? कि दीर्घचाप की बात की जा रही है। ठीक। तो जब भी दीर्घचाप की बात की जाएगी तो एक बिंदु आपको दीर्घचाप पे बना के दिया जाएगा आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में। अगर बना के नहीं दिया गया तब आप क्या करोगे? आप खुद से एक बिंदु बनाओगे और फिर जाके उसका नाम दोगे, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से एक वृत्त बनाऊं, ठीक है, अगर हमें इस दीर्घचाप को दिखाना हो, इस दीर्घचाप को दिखाना हो, तो आप क्या करोगे? यहां पर एक बिंदु बनाओगे एक्स, यहां पर बिंदु बनाओगे वाई, और एक बिंदु यहां पर कुछ भी लिख दोगे जेड, और आप लिखोगे एक्स जेड वाई, ऐसे। तो इससे क्या पता चलेगा? एक्स जेड वाई क्या है? दीर्घचाप है ना। और अगर लघु चाप की बात की जाए, अगर मैं लघु चाप को दिखाना चाहूँ तो लघु चाप के लिए क्या करोगे? आप सीधे सीधे पी क्यू लिखोगे और पी क्यू लिख के इस तरीके से कर दोगे, है ना। तो पी क्यू का मतलब क्या हो गया? यह चाप के दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से बनाया मतलब चाप है ना। और सिर्फ पी क्यू दो बिंदु दिखाई गई है, इसका मतलब यह लघु चाप है। तो पी क्यू अगर इस तरीके से लिखेंगे तो यह एक लघु चाप होगा। ध्यान से देखेगा, इस पी क्यू को क्या कहेंगे? यह जो पी क्यू है यह एक लघु चाप है, यानी माइनर आर्क है। और यह जो पी आर क्यू है यह दीर्घ चाप है। इतना चीज समझ में आया या नहीं आया बताओ? ये सारी चीज समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है। तो दीर्घ चाप में एक बिंदु बना के दिखाते हैं और लघु चाप हम लोग सीधे सीधे पी क्यू लिखकर ही दिखा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, चैट में भी अभी लिखोगे, चैट में ही अभी लिखोगे। अगर मैं एक वृत्त बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें दो बिंदु आपको दे दिया गया, एक बिंदु यहाँ पर है एक्स और ये बिंदु वाई। अब अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ तो ये जो एक्स वाई है ये लघु चाप को दिखा रहा है या दीर्घ चाप को दिखा रहा है?
अगर लघु चाप दिखा रहा है तो एल लिखोगे और दीर्घ चाप दिखा रहा है तो डी लिखोगे। ये जो एक्स वाई है ये लघु चाप को दिखा रहा है या दीर्घ चाप को दिखा रहा है? ठीक है, एक्स वाई सिर्फ लिखा हुआ है, दो बिंदु दिखा हुआ है, तो यह लघु चाप को दिखाया जा रहा है ना। अगर एक्स वाई लिख दूं तो ये लघु चाप को दिखाएगा क्या? सिर्फ ऐसे लिखो तो, अगर सिर्फ एक्स वाई इस तरीके से लिखा जाए तो ये लघु चाप को दिखाएगा क्या? तो नहीं, ये एक जीवा को दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक्स वाई लिखूंगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई लिखाने के बाद एक इस तरीके से चिन्ह भी बनाना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम दीर्घचाप बनाना चाहें इसमें, तो दीर्घचाप आप कैसे बनाओगे? तो दीर्घचाप दिखाने के लिए एक एक्स लिखेंगे, एक वाई लिखेंगे, और यहाँ पर कोई भी बिंदु एक पी दे देंगे या जेड कुछ भी दे देंगे, और लिखेंगे एक्स पी वाई। तो एक्स पी वाई क्या है? एक्स पी वाई क्या है? लघु चाप है या दीर्घ चाप है बताओ? एक्स पी वाई क्या है? दीर्घ चाप है, यानी बेजर आर्क है। इतना चीज समझ में आ गया? चलो, अब ध्यान से सुनो। अब ये तो पता चल गया कि एक छोटा चाप होगा, एक बड़ा चाप होगा, छोटे वाले चाप को लघु चाप, बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहेंगे। ठीक, ये तो काफी आसान था, माइनर आर्क और मेजर आर्क। लेकिन एक ऐसा भी केस आएगा, एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा जब दोनों ही चाप बराबर हो जाए। तो अगर किसी वृत्त में दोनों ही चाप बराबर हो जाए, किसी वृत्त की अगर दोनों चाप बराबर हो जाएगी, तब उस केस में हम दीर्घ चाप और लघु चाप नहीं बोलते। या तो सुनना, अगर दोनों ही चाप बराबर हो जाए, मान लो कोई वृत्त बनाए, इसमें दो बिंदु P और Q इस तरीके से लिया गया कि ये जो ऊपर का भाग आपको दिख रहा है और ये जो नीचे का भाग दिख रहा है, ये दोनों बिल्कुल बराबर है। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर है तो हम इसे दीर्घ चाप या लघु चाप नहीं बोलेंगे। हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कह देते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहते हैं। ये समझ में आया? अगर दोनों ही चाप बराबर हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। लघु चाप या दीर्घ चाप की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि दोनों ही बराबर हो, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। तो छोटा के लिए लघु, बड़ा के लिए दीर्घ यूज करते हैं, और दोनों बराबर हो जाए तो ना ही लघु चाप ना ही दीर्घ चाप, अर्धवृत्त कहेंगे। अब बताओ ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? जितना भी अभी तक पढ़ाया गया जल्दी से बताओ, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बस आपको पहचानना है कि एल एम जो है, एल एम हमारा लघु चाप है या दीर्घ चाप है। तो चैट को मैं बंद कर रहा हूँ और पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, और सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है। तो एल एम क्या है? लघु चाप है या दीर्घ चाप है? और पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया करें, काफी कम लोगों के आंसर आ रहे हैं। आप जैसे ही आंसर देते हो पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया है या नहीं दिया है। चलो, अब 5 सेकंड और है। 5 सेकंड और है, 5 सेकंड में मैं पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप चैट में भी आंसर लिख सकते हो। चलो, अगर नीचे यहाँ पर जो दिया गया है एल एम, एल एम के ऊपर देखो, एल एम लिखने के बाद एक इस तरीके से साइन बनाया गया है, चिन्ह बनाया गया है, इसका मतलब चाप की बात की जा रही है। अब सिर्फ दो बिंदु दिया गया है तो क्या कहेंगे? एल और एम के बीच जो वृत्त का भाग है, ये छोटा वाला भाग, इसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं दो बिंदु से, है ना। तो एल एम क्या होगा हमारा? एल एम ये वाला भाग होगा, है ना। और ये वाला भाग क्या होगा? यह भाग लघु चाप होगा, यानी माइनर आर्क होगा। ये समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दीर्घ चाप को अगर दिखाना होता तो क्या करते? अगर दीर्घ चाप को दिखाना होता तो हम क्या करते? तो एक बिंदु और बना, एल और एम के बीच, एल और एम के बीच एक बिंदु और बना देते, और उसका नाम कुछ भी दे देते, है ना। पी नाम दे दिया, तो एलपीएम अगर लिख दे तो यह हमारा क्या होगा? एलपीएम हमारा दीर्घ चाप होगा, है ना। तो दीर्घ चाप दिखाने के लिए हम 3 बिंदु का यूज कर लेते हैं, और लघु चाप के लिए 2 बिंदु का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया ना, हाँ या ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो इस बार आपको दीर्घ चाप पे क्वेश्चन है। तो अगर दीर्घचाप पीआरएस की बात की जाए तो आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, दर्शाओगे कैसे? चलिए, पोल सेक्शन में क्वेश्चन है आपके सामने।
तो दिए गए चित्र में दीर्घचाप पीआरएस को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो, पीएस लिखेंगे, पीआरएस लिखेंगे, एस लिखेंगे या पी लिखेंगे? और ये सारे क्वेश्चन इतने आसान है कि आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, बस आपको चित्र को ध्यान से देखना है। चलो 10 सेकंड और है आपके पास, काफी आसान क्वेश्चन है ये सारे। तो दिए गए चित्र में दीर्घचाप पीआरएस यानी मेजर आर्क पीआरएस को आप किस प्रकार से लिखोगे? चलो 5 सेकंड और रुक रहे हैं, काफी कम आंसर आए हैं फिर भी। सभी लोग पोल सेक्शन में जाएं, पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया करें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो कहा गया है दीर्घचाप पीआरएस यानी मेजर आर्क पीआरएस को आप कैसे लिखोगे? तो एक बिंदु पी यहाँ पर दिया गया है, एक बिंदु आर यहाँ दिया गया है, एक बिंदु एस यहाँ दिया गया है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है? ये जो भाग आपको दिख रहा है बड़ा सा, ये पूरा वृत्त का एक भाग है और बड़ा सा भाग है। तो इस भाग को आप कैसे बोलोगे? दीर्घचाप है। इसको लिखोगे कैसे? तो आप इसे लिखोगे पी आर एस, इस तरीके से, है ना? तो दीर्घचाप लिखने के लिए, हाँ, अच्छा, क्वेश्चन में ही आंसर नहीं है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ही आंसर नहीं है। आपको यह देखना है कि यहाँ पर पी आर एस लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जबकि ऐसे हम नहीं लिख सकते। हमें दीर्घचाप लिखने के लिए पी आर एस लिखकर एक इस तरीके से चिन्ह बनाना पड़ेगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। पी आर एस करके एक चिन्ह बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम उसे दीर्घचाप कहेंगे, ठीक है? अदरवाइज पी आर एस आप ऐसे लिखोगे तो इसे हम दीर्घचाप नहीं कह सकते, ठीक है? ये समझ में आया ना? तो पी आर एस हमारा दीर्घचाप होगा। अगर हम पी एस लिख दें, अगर हम पी एस लिख दें तो पी एस क्या होगा बताओ? पी एस को आप क्या कहोगे? पी एस जो होगा ये लघु चाप होगा, ठीक है? पी एस क्या होगा? लघु चाप होगा, ठीक है? पी एस लघु चाप होगा। और अगर पी एस इस तरीके से लिखा जाए तो, अगर पी एस इस तरीके से लिखा जाए तो यह एक जीवा हो जाएगा, है ना? ये सारी छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर सिर्फ हम पी एस लिख दें तो वह जीवा हो जाएगा। पी एस पे एक जिस तरीके से छाता की तरह बना दे तो वो लघु चाप होगा। पी आर एस लिख दे तो वो दीर्घचाप होगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा सही आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ एक बिंदु दी गई है, ठीक है? इतना समझ में आया ना कि हमारा आंसर क्या होगा? ये समझ में आया? हाँ या ना, लिख के बताओ। चलो, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वृत्तखंड यानी सेगमेंट। देखो, वृत्तखंड या सेगमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना। वृत्तखंड, पहले तो वही कहेंगे, वृत्तखंड या सेगमेंट पहले पढ़ लेते हैं कि वृत्तखंड और सेगमेंट होता क्या है। उसके बाद देखेंगे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। अब इतना तो आपको पता है, लघु मतलब छोटा भाग और दीर्घ मतलब बड़ा भाग, मतलब माइनर मतलब छोटा भाग और मेजर मतलब बड़ा भाग। तो जो छोटा होगा उसे लघु कह देंगे, जो बड़ा होगा उसे दीर्घ कहेंगे। तो लघु और दीर्घ के पहले ये समझते हैं वृत्तखंड होता क्या है। तो अब तक आपको जीवा पता है कि जीवा क्या होता है ना? आपको पता है कोई भी वृत्त में अगर किसी दो बिंदु के बीच अगर हम कोई एक रेखाखंड बना दे, मतलब दो बिंदु को मिला दे, तो इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को हम जीवा कहेंगे, है ना? इतना पता है आपको? इस भाग को जीवा कहेंगे। काला कलर का जो आपको दिख रहा है वो जीवा है। अब आपको अभी अभी चाप भी पढ़ाया गया, लास्ट क्लास में जीवा पढ़ाई गई थी और अभी भी आपको चाप पढ़ाया गया। तो चाप क्या होता है? वृत्त का भाग, दो बिंदु के बीच वृत्त का जो भाग होगा उसे हम चाप कहेंगे। तो इस भाग को आप क्या कहोगे? इस बिंदु और इसी दो बिंदु के बीच जो ये भाग बन रहा है, इस भाग को आप क्या कहोगे? इस भाग को आप चाप कहोगे, यानी आर्क कहेंगे, है ना? इस भाग को चाप कहेंगे। अब जीवा और चाप के बीच जो मध्य क्षेत्र है उसे ही हम वृत्तखंड कहते हैं, उसे ही हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया? तो ये जो भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस भाग को क्या कहेंगे? यह भाग हमारा वृत्तखंड होगा, ठीक है? ये समझ में आया नहीं आया? वृत्तखंड कहते किसे है? जीवा और चाप के बीच के भाग को वृत्तखंड कहते हैं। बताओ, इतना समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? कोई भी, यहाँ पर हमें दिख रहा है एक जीवा, है ना? ये एक जीवा है। और नीचे में हमें दिख रहा है यह एक चाप है।
तो जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या कहेंगे? उसे ही हम वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आवाज सभी को आ रही है या नहीं है? एक बार चैट में लिख कर बताओ। आ रही है ना? कंफर्म करके बताओ। नवीन, एक बार आप क्लास लेफ्ट करोगे और ज्वाइन हो जाओगे अगर आवाज में कोई भी दिक्कत आ रही है तो। चलो, अब देखते हैं। अब वृत्तखंड कितने प्रकार के होंगे? पहले तो ये समझ लिया कि कोई भी वृत्त में जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। अब वृत्तखंड होते कितने प्रकार के हैं? तो वृत्तखंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक। कौन कौन सा होगा? आपको पता है कि एक भाग हमारा छोटा होगा, एक भाग बड़ा होगा। तो जो भाग बड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, यानी बेजर आर्क नहीं, मेजर सेगमेंट कहेंगे। और जो भाग छोटा होगा उसे हम लघु यानी माइनर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है। तो माइनर सेगमेंट यानी छोटा भाग, मेजर सेगमेंट मतलब बड़ा भाग। ठीक। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट होता है। चलो, तो जो बड़ा भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, इस बड़े भाग को क्या कहेंगे? इस बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट कहेंगे। ठीक। और जो छोटा भाग होगा उस छोटे भाग को क्या कहेंगे? इस छोटे भाग को हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट। अच्छा, मैं यहाँ पर एक वृत्त बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, यह एक वृत्त आपको दिख रहा है। अब इस वाले वृत्त को देखना है। ठीक है, अगर किसी को आवाज नहीं जा रही है तो एक बार लेफ्ट करें और फिर से ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाए, आपको आवाज आने लगेगी। नवीन। ठीक है, तो अगर आपको बार बार आवाज नहीं जा रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाए, आवाज हो सकता है जाने लगे। चलो, अब ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा है। अगर इस वृत्त की बात की जाए तो अगर मैं यहाँ पर एक जीवा बना दूँ, ठीक है, एक जीवा बना दिया गया। अब जीवा और चाप के बीच के भाग को क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। तो इस छोटे भाग को आप क्या कहोगे बताओ? इसे हम क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे, है ना? छोटे भाग को क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। और इस बड़े भाग को क्या कहेंगे? इस बड़े भाग को हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? इस बड़े भाग को क्या कहेंगे? इस बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। इतना बात समझ में आया या नहीं आया? एक बार कंफर्म करके बताओगे, वाई या एन? ठीक है, तो वृत्तखंड भी आपने समझ लिया कि वृत्तखंड होता क्या है। ये सारे टर्म्स पिक्चर बना बना के अपने कॉपी में नोट कर लो, अदरवाइज अभी तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ जाओगे। लेकिन बाद में जब आपको एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, काफी सारे चीज एक साथ हो जा रहे हैं, है ना? तो आपको क्या करना है? सभी को नोट करके बार बार रिवाइज करना है। वृत्तखंड क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है कभी। ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना? चलो, तो अभी इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बनाया वृत्तखंड कौन सा है? तो आपको सबसे पहले तो जीवा पहचानना है, और जीवा पहचानने के बाद आपको देखना है कि वृत्तखंड कौन सा है। तो पोल सेक्शन में भी एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो पोल सेक्शन में जाओ और पोल सेक्शन में ही जाकर आंसर करेंगे, कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा। तो पहले आपको जीवा पहचाना है। दिया गया वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना हुआ वृत्तखंड कौन सा है? तो देखो इसमें से जीवा कौन सा है और वृत्तखंड कौन सा है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, देखना है कि जीवा कौन सा है। आपको अभी अभी पढ़ाया गया वृत्तखंड होता क्या है। जीवा और चाप के बीच का जो भाग होता है उसे ही हम वृत्तखंड यानी सेगमेंट कहते हैं।
चलो 5 सेकंड और है आपके पास। दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड आपको पहचानना है। 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। जल्दी से सभी लोग जाएं जो पोल सेक्शन में जाकर आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो यहां पर आपको क्या कहा गया है? कॉर्ड यानी जीवा और उसके द्वारा बनाया गया वृत्तखंड को आपको पहचानना है। तो देखो, अगर सभी ऑप्शन को एक एक करके देखें तो पहला ऑप्शन क्या है? ए बी। तो ए बी को आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए बी जीवा है क्या? ए बी तो हम कहेंगे कि ए बी हमारा व्यास है। देखो क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए। ए बी व्यास है, पहले चीज ये दिखा कि ए बी जो है वो केंद्र से होकर गुजर रही है ना। आपको साफ दिख रहा होगा कि ए बी जो है वह इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है। अब केंद्र से होकर गुजर रही है तो ऐसे जीवा को हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक, तो यह एक व्यास है। अब व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है ना। ये आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। कोई भी वृत्त का जो व्यास होगा वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगी, है ना। और इन भागों को हम वृत्तखंड नहीं कहेंगे, फिर हम क्या कहेंगे उसे? अगर दोनों ही भाग बराबर हो जाएंगे तो हमेशा वो क्या होगा? वह अर्धवृत्त होगा, उसे हम वृत्तखंड नहीं कहेंगे, है ना। उसे वृत्तखंड ना कह के हम क्या कहेंगे? उसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। तो यह तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ए भी तो हमारा जीवा नहीं एक व्यास है। तो हमारा आंसर ए तो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी क्या है? ई एफ। तो ई एफ क्या है? ई बिंदु इस वृत्त पर है, एफ बिंदु भी इस वृत्त पर है। तो ई एफ हमारा जीवा है क्या? हाँ या ना बताओ। ई एफ जीवा है या नहीं है? तो ई एफ हमारा जीवा है या नहीं है? तो हाँ, ई एफ हमारा जीवा है। चलो, तो हम कहेंगे ठीक है, ई एफ तो हमें जीवा मिल गया। अब आगे देखते हैं ई एच एफ जी। तो ई एच एफ जी को आप अगर ध्यान से देखो तो आप क्या कहोगे? ई बिंदु हमारा यहाँ पर है कुछ, एच बिंदु यहाँ पर दिखाया गया है, एफ बिंदु यहाँ दिखाया गया और जी बिंदु ये है। मतलब इस वाले भाग की बात की जा रही है। तो यह भाग के बारे में आप देखो, तो यह जो भाग है एक जीवा यानी ई एफ, और दूसरा एक चाप यानी ये वाला ई एफ। ठीक है, ई एफ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ई एफ। ठीक है, तो एक जीवा और एक चाप से मिलकर बना हुआ भाग है। तो ई एच एफ जी जो लाल कलर का आपको दिख रहा है, यह भाग क्या है? वृत्तखंड है कि नहीं? यह वृत्तखंड है। अच्छा, चैट सेक्शन में कोई भी इस तरीके से कुछ भी नहीं लिखेगा, साहिल के नाम से जो भी बच्चा है। ठीक है, तो यह भाग क्या है? यह वृत्तखंड है। यह क्या है? वृत्तखंड है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है कि ई एफ, ई एच एफ जी क्या है? यह एक वृत्तखंड है और ई एफ क्या है? एक जीवा है। ठीक है। अच्छा, एडी आंसर ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि एडी को आप देखोगे तो एडी हमारा जीवा नहीं है, एडी तो एक चाप है। उसी तरीके से बीसी को आप देखोगे तो बीसी भी एक चाप है, यह कोई जीवा नहीं है ना। ठीक है, ये समझ में आया? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये समझ में आया ना? चलो, तो अगर ये समझ में आ गया तो हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले सेक्टर यानी त्रिज्यखंड समझ लेंगे। उसके बाद आगे की चीज आपको पता है कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या मतलब होता होगा। यानी यह पता चल गया कि त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते होंगे। ठीक है, एक छोटा होता होगा, एक बड़ा होता होगा। जो छोटा त्रिज्यखंड होगा उसे हम लघु त्रिज्यखंड कह देंगे, जो बड़ा होगा उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कह देंगे। यानी छोटे वाले को माइनर सेक्टर और बड़े वाले को मेजर सेक्टर कह देंगे। ये तो काफी आसान है। पहले ये समझ लेते हैं सेक्टर होता क्या है। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है। केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाले त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, तो इसे अगर मैं एक उदाहरण से समझाऊं तो एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक वृत्त बनाया गया। ठीक है, अब देखो सबसे आसान तरीका क्या है? सेक्टर को आप कैसे समझोगे? सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। दो त्रिज्या, देखो नाम में है ना त्रिज्य, त्रिज्या मतलब त्रिज्या। तो दो त्रिज्या और एक चाप, क्या बोल रहा हूं? दो त्रिज्या, दो त्रिज्या और एक चाप। दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे भाग को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो यहां पर मैं दो त्रिज्या अगर बनाऊं, ठीक है, दो त्रिज्या बना दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे? बोलोगे ये भाग जो है यह एक त्रिज्या है ना, यह एक त्रिज्या है।
और यह भी एक त्रिज्या है। त्रिज्या को आपको पता है कि आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से दर्शाया जाता है, लास्ट क्लास में बताया गया था रेडियस यानी त्रिज्या, तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों को त्रिज्या कहेगी। और ये नीचे वाले भाग को आप क्या कहोगे? ये जो नीचे आपको ये जो भाग दिख रहा है, इस भाग को आप कहोगे या तो हमारा वृत्त का दो बिंदु के बीच वृत्त के भाग को क्या कहते हैं? इसे हम चाप कहते हैं। तो दो त्रिज्या और एक चाप के बीच जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को ही हम त्रिज्य खंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। इतना समझ में आया नहीं आया बताओ? ये समझ में आ गया कि त्रिज्य खंड कहते किसे हैं, है ना? ये समझ में आ गया त्रिज्य खंड कहते किसे हैं। ठीक है, अब त्रिज्य खंड आप अगर समझ गए तो इसे देखो एक और तरीके से सीख लो। दूसरा तरीका क्या है? अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, ये भी काफी आसान है। ठीक है, अगर एक वृत्त बनाए, अब इस वृत्त पर आपको एक चाप लेना है। ठीक है, एक चाप ले लिया गया इस तरीके से। ठीक है, एक चाप ले लिया गया, यह चाप है। अब चाप के दोनों सिरों को आपको देखना है। एक सिरा, ये सिरा मतलब जहां पर वो खत्म हो रहा है, एंड पॉइंट। तो एक सिरा ये लिया गया, एक सिरा ये लिया गया चाप का। अब इन दोनों चाप के सिरा को केंद्र से मिला दो। यहाँ वृत्त का कुछ केंद्र है ना? अगर मैं केंद्र से मिला दूं तो यहाँ ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को क्या कहेंगे? त्रिज्य खंड कहेंगे, क्योंकि यह दो त्रिज्या और फिर से एक चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी हम कहेंगे त्रिज्य खंड है। ये समझ में आया नहीं आया बताओ? इतना समझ में आया कि त्रिज्य खंड कहते किसे है? ठीक है, अब देखो, अब आप लोग बताओगे, अब आप लोग बताओगे, अगर मैं इस भाग की बात करूं, अगर मैं इस तरीके से बना दूं, है ना? अगर मैं कोई एक वृत्त बना रहा हूं, ठीक है, इसमें दो त्रिज्या ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, अब मैं अगर इस भाग के बारे में पूछ रहा हूँ, ये जो भाग अभी लाल कलर का आपको दिख रहा है, इस भाग को हम त्रिज्यखंड कहेंगे या नहीं कहेंगे? हाँ या ना, यस या नो? यह त्रिज्यखंड है या नहीं है? यस या नो? काफी लोगों के आंसर वाई आ रहे हैं, कुछ के आंसर एन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका आंसर क्या होगा? यस, यह भी एक त्रिज्यखंड है। ठीक है, यह भी एक त्रिज्यखंड है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इस भाग को मैं अगर अलग से बनाऊं, है ना, तो यह भाग कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना? यह भाग कुछ ऐसा है। तो यह जो भाग आपको दिख रहा है अभी, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यह भाग देखो कैसे बना हुआ है। दो त्रिज्या से बना हुआ है ना, दो त्रिज्या है। किस चीज से घिरा हुआ है? दो त्रिज्या से घिरा हुआ है। और ये जो पूरा भाग दिख रहा है ये ऊपर का, यह भाग क्या है? यह वृत्त का चाप है, यानी दीर्घ चाप है, बड़ा वाले भाग को चाप कहते हैं। तो दो त्रिज्या और एक चाप से ही तो घिर के बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे भी हम त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, तो इस वाले भाग को भी हम त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं। अगर मैं एक वृत्त बनाऊं, यहाँ पर दो त्रिज्या बनाया गया, ठीक है, तो इस वाले भाग को तो आप त्रिज्यखंड कहोगे ही कहोगे। इस वाले भाग को तो आप त्रिज्यखंड कहोगे। ठीक है, क्योंकि यह भाग दो त्रिज्या और एक ये चाप से मिलकर घिरा हुआ है। अब इस वाले भाग की अगर बात की जाए, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि यह भाग त्रिज्यखंड है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, यह भी एक त्रिज्यखंड है। ठीक है, यह भी एक त्रिज्यखंड है, क्योंकि यह भी दो त्रिज्या और एक ये बाहर की तरफ जो चाप दिख रहा है, चाप से मिलकर बना हुआ भाग है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ? इतना समझ में आया या नहीं आया बताओ? इसे भी त्रिज्यखंड कहेंगे, छोटे वाले भाग को भी त्रिज्यखंड और बड़े वाले भाग को भी त्रिज्यखंड कहेंगे। तो त्रिज्यखंड होता क्या है ये तो आपने समझ लिया, है ना? अच्छा, हो सकता है कुछ देर के लिए मेरी स्क्रीन ना दिखे आपको, फिर से आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। अगर स्क्रीन दिखने लगेगी तो चैट में लिखकर बताओगे। अगर स्क्रीन फिर से दिखेगी तो चैट में लिखकर बताओगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? चलो, तो यही पढ़ते हैं, है ना? चलो, तो यहां तक आपने समझ लिया कि त्रिज्यखंड कहते किसे हैं।
सेक्टर कहते किसे। अब देखो, जो छोटा वाला भाग होगा, आपको दिखा कि दो भाग थे, एक छोटा भाग एक बड़ा भाग। तो त्रिज्यखंड भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। त्रिज्यखंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन सा दो प्रकार होगा, एक दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा और एक लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक लघु हो जाएगा, एक दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर कहेंगे, और लघु वाले को माइनर सेक्टर कहेंगे। अंतर क्या होगा ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि लघु यानी छोटे वाले भाग को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, है ना। इतना तो आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ पर जो आपको ये फिगर दिख रहा है इसमें इस भाग को पूछो, तो ये भाग क्या होगा, छोटा भाग होगा, इसे हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। और ये जो बड़ा वाला भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा भाग होगा, बड़े भाग को क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, और छोटे भाग को क्या कहेंगे, छोटे भाग को लघु त्रिज्यखंड। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई, कितना समझ में आ गया। त्रिज्यखंड कहते किसे हैं, त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, छोटे वाले त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड यानी माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर कहते हैं। देखो इसको नाम कैसे देते हैं, अगर इस वाले में, ध्यान से सुनना, अगर इस वाले में मुझे लघु त्रिज्यखंड को लिखना हो, ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए बी इस तरीके से बिंदु बनाते हैं, ठीक। अब इसका नाम कैसे देंगे, कोई भी एक बिंदु से आपको स्टार्ट करना है। अगर मैं लघु त्रिज्यखंड को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लिखोगे ओ, फिर ए, फिर बी, फिर ओ, मतलब जिस बिंदु से शुरू करना है उसी बिंदु पे आपको खत्म करना है, ठीक है। त्रिज्यखंड का यही रूल है, जिस बिंदु से शुरू करोगे उसी बिंदु पर खत्म करोगे। जरूरी नहीं है कि आप ओ से ही शुरू करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए से अगर शुरू करोगे तो ए, पहले ये बिंदु लिया, फिर ओ ले लो, फिर ओ, फिर ए लिया, फिर ओ लिया, फिर बी लिया, फिर ए लिया, है ना। तो ए ओ बी ए इस तरीके से आप लिखोगे। ये समझ में आया। तो त्रिज्यखंड को दर्शाते कैसे हैं, अगर मैं यहाँ पर एक वृत्त बना दूं, ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र ओ है, यहाँ पर पी है और क्यू है। तो अगर इस त्रिज्यखंड को नाम देना हो तो इस त्रिज्यखंड को आप नाम कैसे दोगे, इस त्रिज्यखंड को नाम देने के लिए आप लिखोगे ओ पी क्यू ओ, इस तरीके से आप नाम दोगे, ठीक है। पी ओ क्यू पी भी लिख सकते हैं, पी ओ क्यू पी भी लिख सकते हैं, हाँ, ओ पी क्यू ओ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, आप सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आपको त्रिज्यखंड पे आधारित एक क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में जाना है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, फिर पोल सेक्शन में जाएंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। तो पहले आपको देखना है त्रिज्या कौन सा है, और उस त्रिज्या द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड कौन सा है। त्रिज्यखंड को नाम देने के लिए अभी अभी आपको सिखाया गया। तो देखें कि कौन से ऑप्शन में दो त्रिज्या और चाप के बीच की बात की जा रही है, वही हमारा क्या होगा। अच्छा, काफी बच्चे ज्वाइन है लेकिन पोल सेक्शन में आंसर काफी कम आ रहे हैं। पोल सेक्शन के बारे में आप सभी को नहीं पता है क्या, अगर नहीं पता है तो क्लास के अंत में रुककर पूछ लोगे। पोल में आंसर जरूर करने की कोशिश किया करो। एक्टिविटीज में जाओ, एक्टिविटीज में जाके पोल सेक्शन आएगा, पोल सेक्शन में आंसर किया करो आप लोग, आंसर जरूर किया करें। 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 सेकंड में पोल को एंड कर देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, चैट में आंसर तभी देना होता है अगर पोल सेक्शन किसी भी रीजन से आपका नहीं आता है, ठीक है। अब देखो,
यहाँ कहा गया वृत्त की त्रिज्या और उसके द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड को आपको बताना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो एओ क्या है, आपको पता है त्रिज्यखंड होता क्या है। तो त्रिज्यखंड हमेशा दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर घिरा हुआ भाग होता है ना। अब एओ त्रिज्या है क्या, हाँ या ना बताओ, एओ त्रिज्या है क्या। तो एओ देख रहे हैं तो कहेंगे हाँ बिल्कुल ए हमारा त्रिज्या है। ये तो सही है कि एओ त्रिज्या है। अब डीई को देखते हैं, डीई त्रिज्या है क्या। डीई को देखो, डी क्या है, ये वाला भाग है। तो डी तो हमारा जीवा है ना, डी तो जीवा है। तो डी डी जीवा है, तो यह तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक त्रिज्या है दूसरा जीवा है। अब ऑप्शन बी को भी देखो तो फिर से डी आ गया। तो डी तो आपको पता है कि डी तो जीवा है, तो इसलिए हमारा बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें त्रिज्या खोजना है ना। अब ऑप्शन सी को देखोगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एओ और ओ बी। तो आप देख पा रहे होगे एओ भी एक त्रिज्या है, वृत्त और केंद्र को मिलाने वाला लाइन को ही क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, तो यह त्रिज्या है। ओबी को देखोगे तो ओबी भी एक त्रिज्या है ना, ओबी भी त्रिज्या है। तो एओ भी त्रिज्या हो गया और ओबी भी त्रिज्या हो गया, ठीक है, दो त्रिज्या तो मिल गई। अब इन दोनों से जो घिरा हुआ भाग है, दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ भाग, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए ओ बी फिर सी फिर ए, मतलब ए से शुरू हो रहा है ए पे खत्म हो रहा है, ठीक है, त्रिज्यखंड को नाम देने के लिए ऐसे ही सिखाया गया था। तो देखते हैं ए हमारा कहाँ है। तो ए बिंदु कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फिर दिखा ओ, फिर दिखा बी, ए ओ बी, फिर सी और ए, है ना। तो ये वाले भाग की बात की जा रही है। तो ये जो भाग है ये त्रिज्यखंड है ना, तो ये भाग त्रिज्यखंड है। ये भाग को क्या कहेंगे, त्रिज्या और चाप के द्वारा बना हुआ भाग है, तो ये हमारा त्रिज्यखंड होगा। तो ए ओ बी सी ये जो है यह एक त्रिज्यखंड भी है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया नहीं आया। अगर ऑप्शन डी को आप देखना चाहो तो एसी क्या है, एसी हमारा अगर इस चित्र को देखोगे तो एसी क्या है, एसी त्रिज्या नहीं है। तो एसी त्रिज्या नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना। तो ये समझ में आया नहीं, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के सभी लोग, अगर आया तो वाई लिखेंगे, नहीं आया तो आप डाउट पूछ सकते हो अपना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है, अगला जो टॉपिक है वो हमें सरकमफेरेंस या पेरीमीटर, है ना, वृत्त का परिधि या वृत्त का परिमाप पढ़ते हैं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, परिधि या परिमाप किसे कहते हैं। देखो पहले तो ये बोलूंगा कि परिधि और परिमाप बिल्कुल एक चीज होता है, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर बिल्कुल एक ही चीज होता है। लेकिन जब वृत्त की बात आ जाती है तो वृत्त में हम लोग परिमाप वर्ड का यूज ना करके परिधि यूज करते हैं, पेरीमीटर यूज ना करके सरकमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस यूज करते हैं पेरीमीटर की जगह पर, और परिमाप की जगह पर परिधि यूज करते हैं। ठीक, अब देखते हैं परिधि होता क्या है। तो किसी भी वृत्त का जो लंबाई होता है, तो वृत्त की लंबाई ही वृत्त की परिधि कहलाती है। इसका क्या मतलब हुआ, वृत्त की लंबाई। तो मान लो ये जो वृत्त है, मान लो ये वृत्त को क्या करना है, मुझे करना है कि इस वृत्त की क्या लंबाई होगी। तो ये वृत्त मान लेते हैं किसी भी वायर या किसी तार से मिलकर बना हुआ है, तार या वायर से बना हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, यहां से हम कट कर देते हैं। ठीक है, इसको कट करके कुछ इस तरीके से खोल देते हैं, तो ये किस तरीके से लंबा तार बन जाएगा, है ना, इस तरीके से लंबा तार बन जाएगा। इस वृत्त को अगर हम खोल के लंबा कर दें तो इस तरीके से तार बन जाएगा। अब इस तार की जो लंबाई होगी, ठीक है, अब बताओ ये जो तार की लंबाई होगी इस वृत्त की लंबाई होगी कि नहीं, बताओ हाँ या ना। ये जो तार की लंबाई होगी वही इस वृत्त की लंबाई होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। क्योंकि वही वृत्त जो है वो तार को ही मोड़ के बनाया गया है, तार से ही वृत्त बना है। ठीक है, तो ये जो तार की लंबाई होगी वही वृत्त की भी लंबाई होगी, तो हम कहेंगे यही लंबाई को, इसी लंबाई को हम इस वृत्त का सरकमफेरेंस या पेरीमीटर या परिधि कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। तो वृत्त के ऊपर मान लो, या कोई इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, कोई भी वृत्त आपको बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर आप एक धागा लोगे, एक धागा लोगे और धागा इसके ऊपर ऐसे रखोगे, है ना। तो इस तरीके से आप अगर धागा रखोगे तो वो जो धागा की लंबाई होगी वही धागे की जो लंबाई होगी पूरा एक चक्कर होना चाहिए, जहां पर शुरू हो रहा है वहीं पर जाके खत्म होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो धागे की लंबाई होगी वही इस वृत्त की परिधि हो जाएगी।
है ना, वही इसकी परिधि हो जाएगी, वही इसकी परिमाप भी हो जाएगी। ये समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया? परिधि होता क्या है? मान लो आप एक वृत्ताकार, वृत्त के आकार का कोई फील्ड है, पार्क है, आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आपको कहा गया कि आप एक चक्कर लगाओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे और इस डायरेक्शन में जाओगे, है ना, इस तरीके से बढ़ते जाओगे, ठीक है, इस तरीके से आप बढ़ोगे, है ना। तो आप जब बढ़ोगे तो यहाँ से आपने अगर शुरू किया तो ये वृत्त के सीमा पे चलोगे, है ना, इसके बाउंड्रीज पे चलोगे। तो ये जो बाउंड्री हुआ, एक चक्कर में लगाया गया जो दूरी होगा, जो आप दूरी तय करोगे, जो दूरी आप तय करोगे, वही इस वृत्त का परिधि होगा, वही आपका परिमाप होगा। ये समझ में आया? परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप कहते हैं, ठीक है। अब वृत्त की परिधि को परिमाप कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप इसको निकालोगे कैसे? आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा तो आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? अच्छा देखो, अगर मैं कोई यहाँ पर एक आयत बना दूं, ठीक है, इस तरीके से एक आयत बना दिया गया, ठीक है, तो इसका अगर आपको परिमाप पूछा जाए तो आप इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करोगे? मतलब इसके सभी बाउंड्रीज की लंबाई पूछी जाए कि ये कितने बड़े तार से बनाई गई है, तो आप क्या करोगे? आप स्केल निकालोगे, आपके पेंसिल बॉक्स में एक स्केल होता है, उस स्केल से इसको मेजर करोगे, बोलोगे ये 4 सेंटीमीटर का है, बोलोगे यह 1 सेंटीमीटर का है, यह 4 सेंटीमीटर का है, और यह 1 सेंटीमीटर का है। क्या किए? स्केल से मेजर कर लिए, और स्केल से मेजर करने के बाद इसको जोड़ दोगे, 4 + 1 + 4 + 1 यानी 10 सेंटीमीटर, है ना, इतना करोगे ना आप? हाँ या ना? इससे करके आप निकाल सकते हो उसका परिमाप, मतलब चारों सीमा को आप जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या आप इस वृत्त के लिए आप ऐसा कर सकते हो क्या? अगर मैं पूछूं इस वृत्त की लंबाई बताओ, तो आप स्केल से इसको मेजर कर सकते हो क्या? स्केल से इसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं मेजर कर पाओगे। आप स्केल कहाँ पर लगाओगे? अगर ऐसे स्केल लगाओगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ स्केल लगाओगे तो ऐसा जाएगा, तो स्केल से हम इसको नहीं मेजर कर सकते। तो अगर स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसको मेजर करने का क्या तरीका है? तो इसका मेजर करने का एक तरीका है, इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है आपके पास। तो किसी भी वृत्त का, अच्छा समझ में नहीं आया? अच्छा ध्यान से सुनो, अगर मैं कोई एक आयत बना दूं, ठीक है, तो आयत का अगर परिमाप आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे? स्केल से सभी को, सभी बाउंड्रीज को मेजर कर लोगे, है ना, स्केल से सभी बाउंड्री को मेजर कर लोगे, और मेजर करने के बाद बोलोगे ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, और उसके बाद इसको जोड़ दोगे तो ये सभी बाउंड्रीज की लंबाई आपको मिल जाएगी, और उसे ही हम परिमाप कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर इस वृत्त की आपको लंबाई निकालनी हो, तब आप कभी भी इसको स्केल से मेजर नहीं कर पाओगे, है ना, स्केल से मेजर नहीं कर पाएंगे। तो स्केल से मेजर नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट और रुक जाएंगे, 1 मिनट में क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है, 1 मिनट और रुकेंगे, बस फॉर्मूला देख के, ठीक है। तो इस वृत्त का परिधि के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? परिधि की जो लंबाई होती है, मतलब परिधि जो होता है, वह 2πr के बराबर होता है। मतलब परिधि का एक फॉर्मूला है 2πr, जहां पर आर क्या है? आर आपका त्रिज्या है, जिस भी वृत्त का आप परिधि निकालना चाह रहे हो उसका आर एक त्रिज्या है। पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता, इसका मान होता है 22/7 या 3.14, ठीक है, 22/7 या 3.14, ये दो मान होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब दो मान है तो कौन सा मान आप लोगे? आपके क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन में अगर पाई का मान दिया रहेगा 22/7, तो आपको 22/7 ही लेना है। अगर क्वेश्चन में आपको 3.14 दिया रहेगा तो आपको 3.14 ही लेना है, और अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अगर पाई का मान नहीं दिया गया है तो आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसे आपको ये दोनों ही मान याद रखने हैं, एग्जाम में हो सकता है कि नहीं दिया जाएगा। बताओ ये सारी चीज समझ में आई या नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो परिधि की जो फॉर्मूला है 2πr के बराबर होता है, और पाई का मान 22/7 होता है, यानी 3.14 के बराबर होता है। ये सारा चीज समझ में आ गया ना? तो इस पे आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, क्योंकि समय हो चुका है, इस पे आधारित क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बताओ कोई डाउट है क्या? ये सारी बात समझ में आई या नहीं? किसी का डाउट है तो आप रुक जाओगे, और समझ में आ गया तो आप लेफ्ट कर सकते हो। चलो अभी होमवर्क नोट करेंगे।
तो ये आपका होमवर्क है। तो ये एक्सरसाइज अभी के लिए छोड़ देना है, एक्सरसाइज 8.1 अभी के लिए छोड़ देना है। ठीक है, ये परिधि का क्वेश्चन है, परिधि पे हमने कोई क्वेश्चन आज नहीं किए है, तो इस पे क्वेश्चन आपको नहीं करना। ठीक है, बाकी जो भी एक्सरसाइज आपको दिख रहा है ये सारे एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पेज नंबर है और यहाँ क्वेश्चन नंबर है। ठीक है।